हेलो स्टूडेंट्स। तो अब अपन डायनेमिक्स के नेक्स्ट पड़ाव में नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंटर कर रहे हैं। आपने देखा कि पहली एक्सरसाइज में लगभग नहीं तो अपने 15 लेक्चर्स के आसपास लग चुके हैं और इतने लगते ही हैं। तो आप प्रॉपर रूप से आप देखिए क्वेश्चंस लेंदी हैं, टाइम लगता है, कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो उसमें जैसे कोई आपसे पूछता है भैया कार्टीशियन कार्टीशियन इक्वेशन क्या होती है, कार्टीशियन इक्वेशन क्या होती है, कोई अगर आपसे ऐसे पूछे कार्टीशियन इक्वेशन, तो इसका मतलब ये है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के अंदर जो रिलेशनशिप होगी वो क्या कहलाएगी, कार्टीशियन इक्वेशन। तो क्या बोलेंगे अपन, रिलेशन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये क्या कहलाता है अपने पास, कार्टीशियन इक्वेशन। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये क्या कहलाती है मेरे पास, कार्टीशियन इक्वेशन, कार्तीय निर्देशांक प्रणाली। एक्स और वाई में संबंध क्या कहलाता है, कार्टीशियन इक्वेशन। तो पहला ये हो गया। सेकंड आता है पोलर इक्वेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्रुवीय समीकरण या ध्रुवीय रिलेशन। ध्रुवीय समीकरण है, क्या मीनिंग होता है, रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। याद है ना, पोलर ध्रुवीय रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। आर एंड थीटा के बीच में रिलेशन क्या कहलाता है, पोलर इक्वेशन कहलाता है। थर्ड के अंदर आता है, ये दो तो अपन ने पढ़ रखे हैं, ये भी पढ़ रखा है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो देखो x कोई फंक्शन हो t का, y कोई फंक्शन हो t का, मतलब x एंड y किसी सिंगल वेरिएबल के फंक्शन हो, x और y किसी अन्य वेरिएबल के फंक्शन हो, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या कहलाती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, तो जैसे आपको पता है कोई सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसकी कोई पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखे, पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखे इसकी, तो आपको याद होगा एक्स इक्वल टू लिखते थे ए कोस टी या थीटा, और वाई इक्वल टू ए साइन टी। तो क्योंकि पूछो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, एक्स और वाई किसी तीसरे चर के फंक्शन होते हैं, एक्स और वाई किसी तीसरे चर के फंक्शन होते हैं, तीन के बाद चौथा। ये अपने इस एक्सरसाइज में काम आएगा, जिसे आप बोलोगे इंस्ट्रिंसिक इक्वेशन। इंस्ट्रिंसिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं नेज समीकरण। ये नया है अपने लिए। नेज समीकरण क्या होती है, रिलेशन बिटवीन एस एंड साई। एस एंड साई के बीच रिलेशन क्या कहलाएगा, नेज समीकरण, इंस्ट्रिंसिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, इंस्ट्रिंसिक इक्वेशन। एस क्या होती है, चापीय दूरी, चापीय दूरी इंग्लिश में बोलते हैं आर्क लेंथ। चापीय दूरी आर्क लेंथ, और साई होती है टेंजेंट एंगल। टेंजेंट एंगल फिक्स एंगल है भाई, ये साई बता रखा है आपको। अच्छा, इसकी कुछ इक्वेशंस अपन को रिमेंबर रखनी पड़ती है कि इंस्ट्रिंसिक इक्वेशन होती क्या है। इसके अंदर आप पहला देखिएगा, एक एग्जांपल है इसके अंदर, मैं मिटाता हूं इसे मिटाता हूं मैं। इस तरह से एक समीकरण आती है इसके अंदर,
एस इक्वल टू सी टेंस आई। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रेंसिक इक्वेशन। अब इंस्ट्रेंसिक इक्वेशंस क्या होती है? ये ऐसी ये होती है कैटनरी की। किसकी होती है ये? कैटनरी की नैश समीकरण क्या होती है? एस इक्वल टू सी टेंस आई। कैटनरी का ग्राफ अगर आपको पता हो तो इस तरीके का ग्राफ होगा कैटनरी का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ग्राफ होता है कैटनरी का। अच्छा, एस इक्वल टू सी टेंस आई है, ये किसकी इक्वेशन है? एस इक्वल टू सी टेंस आई। अच्छा, इसकी कार्तीय रूप में इक्वेशन और याद रखते हैं, कार्टीशियन फॉर्म में, y इक्वल टू सी कॉज हाइपरबोलिक एक्स वाई सी, बेहद काम की, y इक्वल टू सी कॉज हाइपरबोलिक एक्स वाई सी। यू रिमेंबर दिस इक्वेशन। भैया ये बेसिक है, ये फंडा अपन कवर कर रहे हैं। कैटनरी की ये होती है। फोर्थ होती है एस इक्वल टू 4a sin साई, एस इक्वल टू 4a sin साई, इसे बोलते हैं साइक्लोइड, चक्रज, चक्रज की समीकरण। तो ग्राफ देखते हैं चक्रज का क्या होता है। अपन को तो याद रखनी है, एस इक्वल टू 4a साई किसकी होती है? कैटनरी, चक्रज की समीकरण। देखो आप इसके अंदर इसका ग्राफ इस तरीके से होता है कुछ। ऐसे चलता चला जाता है, इस तरीके के लूप बनते हैं इसमें ऊपर ऊपर। ठीक है, इसका अगर इक्वेशन इस तरीके होती है, एस इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, बहुत बार पढ़ा होगा। ये कहलाती है इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ये नए समीकरण, कार्तीय समीकरण, ये पैरामेट्रिक प्राचलिक समीकरण अपन ने जो अभी पढ़ी थी। अच्छा, ये जो होता है ना इसका, अच्छा ये इस तरीके से आगे, तो ये अपने पास कहलाता है इसका चक्रज। याद रखना, चक्रज के कुछ इस तरीके से बनता है चक्रज। ये इसमें एक खास बात होती है कि यहां एक सर्कल बनता है, एक सर्कल बनता है जिसकी रेडियस होती है ए। कितनी रेडियस होती है? ए। इसके बीच में एक सर्कल बनता है जिसकी रेडियस कितनी होती है? ए होती है। आप रिमेंबर रखें। तो कोई पूछा कैटनरी क्या होता है? एस इक्वल टू सी टेन साई, नैश समीकरण है इसकी। एस इक्वल टू 4a sin साई, इसकी चक्रज है, साइक्लोइड है। इसका ग्राफ ऐसे होता है। इंट्रिंसिक इक्वेशन इसकी ऐसे होती है। एक और आती है 5th नंबर पर, आपने पढ़ी है ये इक्वेशन, याद हो तो, पेडल इक्वेशन। पेडल इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं पदिक समीकरण। पदिक समीकरण बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर थी भाई, कैलकुलस में ये। और ये क्या होती है? रिलेशन बिटवीन पी एंड आर, रिलेशन बिटवीन पी एंड आर। पी क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आर क्या होती है? पी क्या होती है? बताया था ना, पी एंड आर। आर क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ जनरल पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम, ये क्या होती है? पी आर कॉमा थीटा, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट। और P क्या होता है यहां पर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस टू टेंजेंट लाइन, टू टेंजेंट लाइन। तो ये टेंजेंट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है कहां से? फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, कुछ ज्यादा अच्छी है पेडल इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन पी एंड आर।
ठीक है कि नहीं है। P क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट लाइन, और R क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द जनरल पॉइंट। ये बता चुका है भाई। PV क्या होती है, P इक्वल टू R sin phi R, लेक्चर नंबर 1। R क्या होती है, पी आर कोमा थीटा, वो जो रिलेशन होता है। अच्छा, ये पांचों इक्वेशन अपने काम की है, याद रखें। नए समीकरण काम की है, पैरेलल इक्वेशन काम की है। अब आगे और देखिएगा, एक आता है इसके अंदर वक्रता त्रिज्या का कंसेप्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो आप देखिएगा। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको आप देखिएगा किस तरीके से आप देखिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की रेडियस, जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, रो से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है वो, रो से। तो रो का पहला फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूले काम में रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो के फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2, और नीचे आता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। किसमें, ये कार्टीशियन फॉर्म में। किसमें में, कार्टीशियन फॉर्म। कार्टीशियन फॉर्म, कार्टीशियन फॉर्म मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में। ये सेकंड रो के बाद ये रो हो गया, एक रो आता है ये, वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप रिमेंबर रखें। अच्छा यार, रो इक्वल टू एक होता है ds अपॉन डी साई, ये होता है इंस्ट्रेंसिक इक्वेशन, इंस्ट्रेंसिक फॉर्म, नए समीकरण, इंस्ट्रेंसिक फॉर्म, इंस्ट्रेंसिक फॉर्म। जब एस एंड साई में रिलेशन दे रखा हो तो रो का फॉर्मूला ये होता है। थर्ड, एक रो का फॉर्मूला होता है आर डी आर बाई डीपी। आर डी आर बाई डीपी ये कब यूज करते हैं, जब पैरेलल इक्वेशन दी गई हो। जब पैरेलल इक्वेशन दी गई हो तो रो इक्वल टू आर डी आर बाई डीपी। एक और आता है फोर्थ के अंदर, होता है जब आर और थीटा में रिलेशन दे रखा हो। एक मिनट यार, ये रिमेंबर रखना पड़ेगा, याद नहीं रहते फॉर्मूले, तो ये कैलकुलस की बुक में मिल जाएंगे आपको ये। तो ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखने चाहिए। मेरे दिमाग में नहीं रख पाते क्योंकि इतने सारे हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो वक्रता कर्वेचर 5.1 का, यस, ये फॉर्मूला होता है भाई, रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर की पावर 3/2, नीचे कौन आएगा, आर स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर माइनस में R2। तो R ये होती है पोलर फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है ये, पोलर फॉर्म। याद रखें, R1 का जो मान होता है वो आता है dr बाई डी थीटा, एंड R2 की जो वैल्यू होती है, हेयर रिटर्न इज R2, R2 की जो वैल्यू होती है वो d2r बाई डी थीटा स्क्वायर। दिस R1 एंड R2, R1 R2 वैल्यू रख देते हैं और आंसर आता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में काम आएगा। आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर की पावर 3/2, यही 3/2 होता है। आर स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर माइनस में R2। ठीक है, तो यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एक और होता है, कितने हो गए ये, 4 हो गए, अपने 4 ही काम में आने वाले हैं। ठीक है, बाकी एक और होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, बट वो अपने काम नहीं आएगा तो अपन उसे लिख भी नहीं रहे। तो चारों फॉर्मूले चारों काम में आएंगे अपने, कार्टीशियन, इंस्ट्रेंसिक, पैरेलल और पोलर। ये सारे फॉर्मूले आपको रिमेंबर रखने चाहिए। बाकी अब अपन स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें
अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, जिसके अंदर पहला है, इसके अंदर वहां थे अरीय और अनुप्रस्थ वेग, रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी, यहां पर आएंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी, स्पर्श रेखीय तथा विलंबिक वेग। तो पहली हेडिंग डालिएगा स्पर्श रेखीय एवं अविलंबिक वेग, अविलंबिक वेग, स्पर्श रेखीय एवं अविलंबिक वेग, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, जैसे देखो इस तरीके के कोई है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, कोई पार्टिकल मान लीजिए इस पथ के अलोंग मूव कर रहा है, किसी समय वो पी पॉइंट पर है, तो पी पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन खींचिए, ये मैंने टेंजेंट लाइन खींच दी पी पॉइंट पर, जो ये एंगल बनाती है फिक्स एंगल होता है, पता है आप लोगों को, साई एंगल होता है। तो जो इस टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में होगी, वो कहलाएगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और इस टेंजेंट के जस्ट परपेंडिकुलर जो होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जो होगी इस डायरेक्शन में, वो कहलाएगी नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में टेंजेंशियल और उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या कहलाएगी, नॉर्मल वेलोसिटी। तो अपन क्या बोलेंगे, जब कोई कण वक्रीय पथ पर गमन करता है, वक्रीय पथ पर गमन करता है, तो स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में वेग का घटक, स्पर्श रेखीय वेग टेंजेंशियल वेलोसिटी, स्पर्श रेखीय वेग एवं इसके लंबवत दिशा में घटक, वेग का घटक अविलंबिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अविलंबिक वेग। कहलाता है। तो वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट डायरेक्शन इज टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट डायरेक्शन इज नॉर्मल वेलोसिटी। तो ये तो अपने पास तो डेफिनेशन होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके भैया कि इसके फॉर्मूला डेराइव करना कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी के क्या डेराइव करना, फॉर्मूला डेराइव करना। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले किस तरीके से इनके डेराइव किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सूत्र की उत्पत्ति या फॉर्मूला डेरिवेशन, हाउ टू डेराइव फॉर्मूला। तो जैसे कैसे डेराइव करते हैं इसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। मान लीजिए कोई पार्टिकल इस पथ के अलोंग मूव कर रहा है, किसी समय टी पर वह कहां पर है, पी बिंदु पर है। टेंजेंट लाइन खींच दीजिए पी पॉइंट पर, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, पी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींच दी।
अब क्या हुआ, किसी समय टी पर पी पर था, मान लिया कि स्टार्ट वो ए से करता है और ये चापीय दूरी जो इसकी आर्क लेंथ है, ये तो दो तरीके, एक तो सीधी दूरी होती है और एक इस तरीके से दूरी होती है। जो इस तरीके से दूरी होती है इसे बोलते हैं चापीय दूरी, और जो सीधे पहुंचते हैं यहां तक इसे बोलते हैं सीधी दूरी। इसे आर्क लेंथ बोलते हैं और इसे सीधी डिस्टेंस बोलते हैं। इसे आर्क लेंथ बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। इसे आप कॉर्ड भी बोल सकते हो, जीवा, क्या बोल सकते हो इसे, कॉर्ड जीवा। और बढ़ते हैं आगे, एस हो गई। अच्छा, किसी समय टी पर पी पॉइंट पर था, कुछ समय पश्चात कहां पहुंच गया, क्यू पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है कि नहीं है, कहां पहुंच गया, क्यू पॉइंट पर पहुंच गया। अब मैं स्टार्ट करूं, पहुंचा पी पर, मैं पूछूं स्पर्श रेखा की दिशा में कितना आगे बढ़ गया, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो क्यूएम मैंने इस पर लंब डाल दिया। तो वही पूछा है कि भैया स्पर्श रेखा की दिशा में पार्टिकल कितना आगे बढ़ गया, पीएम, और अभिलंब दिशा ये दिशा, इस दिशा में कितना आगे बढ़ गया पार्टिकल, क्यूएम बढ़ गया आगे। यार ये तो कंसेप्ट अपन ने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़े थे, ठीक है कि नहीं है। तो मैं पूछूं स्पर्श रेखा की दिशा में कितना बढ़ गया, पीएम, और अभिलंब दिशा में कितना बढ़ गया, क्यूएम बढ़ गया। अच्छा, ये आपको पता है ये चापीय दूरी है, और जब आप इसे सीधा मिलाओगे ये जीवा कहलाएगी पी क्यू। देखो दो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है चापीय दूरी, और ये जब आपने सीधा मिलाया ये आपकी जीवा है, दैट्स द जीवा, ठीक है कि नहीं है। आप चित्र को थोड़ा ध्यान से समझें। तो मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, अच्छा माना किसी समय टी पर कण पी बिंदु पर है, पी बिंदु पर है, जहां एपी आर्क लेंथ, ए से पी की आर्क लेंथ कितनी है, एस है, तथा डेल्टा टी समय पश्चात यह क्यू बिंदु पर पहुंच जाता है, क्यू बिंदु पर पहुंच जाता है, तब जो ए क्यू आर्क लेंथ है, ए से क्यू की आर्क लेंथ एस प्लस डेल्टा एस है, मतलब ये एस और ये डेल्टा एस, तो टोटल कितनी होगी, एस प्लस डेल्टा एस होगी। तब आप एक बात कह सकते हो, ए पी एस है, ए क्यू एस प्लस डेल्टा एस है, यहां से लेके एस है, ये टोटल एस प्लस डेल्टा एस है, तो पी क्यू आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, पी क्यू आर्क लेंथ हो जाएगी डेल्टा एस, ये एस प्लस डेल्टा एस टोटल, तो ये कितनी बची रहेगी, डेल्टा एस बची रहेगी। अब क्या लिखो आप, वेग का फॉर्मूला, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन समय। तो मुझे क्या चाहिए, स्पर्श रेखीय वेग। अब स्पर्श रेखीय वेग टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद है, लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, नीचे कौन आएगा, डेल्टा टी, ये तो आएगा ही, लिमिटिंग फॉर्म है, ऊपर आएगा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। किस दिशा में विस्थापन चाहिए, स्पर्श रेखा की दिशा में, जिधर वेग चाहिए उधर विस्थापन, स्पर्श रेखा की दिशा में विस्थापन। तो कैसे लिखोगे इसे, स्पर्श रेखा की दिशा में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना विस्थापित हो गया पार्टिकल। अच्छा, अगले स्टेप में लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अब कितना विस्थापित हो गया, पीएम विस्थापित होगा, कितना हो गया, पीएम, और नीचे कितना आ गया, डेल्टा टी। भाई विस्थापन तो आपको याद रखना पड़ेगा, पार्टिकल पहले यहां था अब यहां पहुंच गया, तो टेंजेंट में कितना बढ़ गया, पीएम, नॉर्मल में कितना बढ़ गया, क्यूएम। तो किस दिशा में चाहिए, टेंजेंट में चाहिए, तो टेंजेंट का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, पीएम, टी से एम की डिस्टेंस। बढ़ते हैं और आगे, इसे मिटाता हूं भाई मैं,
और बढ़ते हैं आगे, है ना। अच्छा, आपको पीएम चाहिए, पीएम। अब पीएम कैसे निकालोगे? ये एंगल देख लो, ये एंगल आपको पता है कितना है? क्यूपीएम। ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। आप देख लो, अलग से देख लो इस चीज को कि ये P है, ये M है, ये P है और ये Q है। आपने इसे मिलाया, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है ये। अच्छा, ये आर्क लेंथ है, ये इसकी आर्क लेंथ है जो मैंने दिखाई है। ये जो ना, ये वाली ये आर्क लेंथ है, ये सीधी है जीवा। तो अपन किस पे विचार कर रहे हैं? जीवा PQ, कोड PQ पर, ठीक है नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं, ये एंगल आपको पता है QPM एंगल है, QPM। अगर मैं इसमें लिखूं, कॉज का फॉर्मूला लगाऊं, कॉज एंगल QPM, कॉज बराबर क्या होता है? कॉज आधार बटे गढ़। ये परपेंडिकुलर का आधार कितना होता है? PM, और कर्ण कितना आ गया इसका? PQ। ठीक है कि नहीं है? क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस और ये बेस हो गया PM, ये परपेंडिकुलर है QM। तो अगले स्टेप में PM का मान क्या लिख सकता हूं? अगले स्टेप में लिमिट्स ऑफ डेल्टा T टेंड्स टू 0, PM की जगह PQ को इधर ले आओ, तो PQ इंटू कॉज एंगल QPM बटे कितना आ जाएगा? ये डेल्टा T। अच्छा, PQ, ये जीवा लिख लू इसकी जगह, PQ की जगह जीवा। समझ में आ जाएगा ना, सीधी दूरी ली गई है, जीवा। कोड लिख लेना आप इसे, क्या लिख लेना? कोड। तो जीवा PQ होगी ये भाई, सीधी दूरी की वजह से क्या लिख लिया इसे? जीवा PQ। अब एक काम किया, देखो, लिमिट्स ऑफ डेल्टा T टेंड्स टू 0, ऊपर लिखा जीवा PQ, डेल्टा S से भाग दे दिया, इंटू डेल्टा S से गुणा कर दिया, नीचे डेल्टा T, और इधर कितना आ गया? कॉज एंगल QPM, कॉज एंगल QPM। अब आप यहां पर थोड़ा और डिस्कस करें इस चीज को, थोड़ा सा और अच्छे समझो। मिटा रहा हूं नीचे में, थोड़े समझदारों की तरह। अगर मान लीजिए ये P, ये M और ये Q, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब आप देखिएगा, ये मेरे पास चापीय दूरी, और ये मेरे पास सीधी दूरी है, जीवा। अब मान लो ये टाइम 0 की ओर है, मतलब P से जो Q तक पहुंचा वो बहुत ही अल्प समय 0 की ओर है, मतलब पार्टिकल कहीं आसपास है P के कहीं आसपास है। जैसे मान लो यहां पर है, अब पहले यहां पर था तो एंगल इतना था, अब यहां पर आया तो एंगल इतना हो गया, छोटा हो रहा है कि नहीं? और पास आया तो एंगल और छोटा हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि जब डेल्टा T 0 की ओर जा रहा है तो ये एंगल अभी तो इतना बड़ा है, जब यहां आएगा तो इतना सा रह जाएगा, और पास आएगा तो और छोटा हो जाएगा। जो ये एंगल है QPM, ये किसकी ओर बढ़ रहा है? 0 डिग्री की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, एक तो भाई आ गया एंगल डेल्टा T। अच्छा, दूसरी बात आप देखिएगा क्या सीन आ रहा है, मतलब डेल्टा T 0 की ओर, मतलब Q पॉइंट लगभग कहां पर है? P की ओर है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं Q पॉइंट किसकी ओर बढ़ रहा है? P की ओर। बोलो सही है कि नहीं है? ये समय ज्यादा है तो इतना है Q, और कम है तो Q यहां पर होगा, और कम है तो यहां पर होगा, और लगभग 0 के बराबर होगा तो Q यहां पर होगा। तो Q किसकी ओर बढ़ रहा है? P की ओर बढ़ रहा है, तो Q टेंडिंग टू P। और सुनिएगा थोड़ा, अब इसे देखो, जहां जिसकी जैसी जरूरत उसे वहां वो लिमिट दे दो। यहां एंगल पर लिमिट है तो यहां एंगल की लिमिट दे दो, यहां T की लिमिट है तो यहां डेल्टा T की लिमिट दे दो, यहां P और Q की लिमिट है तो यहां PQ की लिमिट दे दो। तो क्या दोगे? देखो अगले स्टेप में, लिमिट्स ऑफ Q टेंडिंग टू P, जीवा PQ अपॉन डेल S, क्योंकि यहां PQ है,
यहां डेल्टा टी है तो डेल्टा टी पर लिमिट दे दो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल एस अपॉन डेल टी, और यहां एंगल पे है लिमिट्स ऑफ एंगल क्यू पी एम टेंडिंग टू 0 डिग्री, किस पर, कॉज एंगल क्यू पी एम। अच्छा, अब आप इस रेशो को ध्यान देखो, कभी अपन ने किया है ये रेशो अपन ने कभी किया है सॉल्व। अब कैसे सॉल्व किया आप समझे इस चीज को। देखो ये चापीय दूरी है, ये सीधी दूरी है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। आप बताओ कौन सी दूरी बड़ी है, नीचे वाली बड़ी है या ऊपर वाली बड़ी है। आप बोलोगे नीचे वाली दूरी बड़ी है भाई, देखो घूम के जाना पड़ रहा है, Q पास आ रहा है P के, तो मान लो जब Q यहां पर है, अब आपने इसको ज्वाइन किया, अब बताओ कौन सी बड़ी है, नीचे वाली बड़ी है, ऊपर वाली अभी भी छोटी है। अब Q पॉइंट यहां आ गया, तो अब बताओ कौन सी बड़ी है, नीचे वाली ये रही और ऊपर वाली लगभग सर सेम आ रही है, और पास आ गया तो पी क्यू और ये दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। मैं बोल सकता हूं कि जब डेल्ट क्यू पी क्यू और चला जाएगा, लगभग क्यू यहां पर होगा, क्यू यहां पर आ गया, तो दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगी, और सेम में सेम का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इतनी सी लिमिट का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये तो हो गया 1 भैया। इसका मान कितना हो गया पता है, डेरिवेटिव फॉर्म है ये, इसका मान हो जाएगा ds बटे dt इंटू, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब cos 0 डिग्री और 0 डिग्री रख दो, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 आ गया। सो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, ds बटे dt। लो भैया ये क्या आ गया, स्पर्श रेखीय वेग। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी आ गई इसकी, ds बाई dt। फर्स्ट फॉर्मूला डायरेक्ट, इंपोर्टेंट है, आर्टिकल एग्जाम में आता है, यू रिमेंबर दिस। अब ये जैसे अपन ने इसके लिए किया वैसे ही अपन अविलंब के लिए कर देते हैं। तो एक बार इसे मिटाता हूं, देखो अविलंबित त्वरण भी अब वेग भी निकालेंगे अपन, नॉर्मल वेलोसिटी। नेक्स्ट देखिएगा अविलंबिक वेग, अविलंबिक वेग नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, नीचे डेल्टा टी, वेलोसिटी का फॉर्मूला ऊपर डिस्प्लेसमेंट आता है, विस्थापन, किस दिशा में विस्थापन चाहिए, अविलंब की दिशा में। टेंजेंट में कितना बढ़ गया pm, नॉर्मल में कितना बढ़ गया qm, तो यहां क्या लिख दोगे आप इसे qm। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस ट्राइंगल में जैसे कॉज का फॉर्मूला लगाया, साइन का फॉर्मूला लगा लो QPM, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये QM अपॉन PQ आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, QM अपॉन PQ। तो QM का मान कितना आ जाएगा, देखो लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, QM का मान कितना आ गया PQ इंटू साइन एंगल QPM। अच्छा इसे जीवा लिख लो, बताया था ना पिछली बार, क्या जीवा है, ये सीधी दूरी है, लिमिट डेल्टा टी, अब डेल्टा एस से भाग डेल्टा एस से गुणा, लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जीवा पी क्यू अपॉन डेल्टा एस इंटू लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सॉरी भाग दिया है ना इधर, तो इधर गुणा भी कर दो, डेल एस अपॉन डेल टी, और इंटू ये एज इट इज साइन एंगल QPM। अब जिसको जिसकी जरूरत, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, सिमिलरली क्यू किसकी ओर जा रहा है, P की ओर जा रहा है, जीवा PQ बटे डेल्टा एस, अभी बताया था, जिसको जिसकी जरूरत दे दो। इसमें डेल्टा टी लगती है डेल एस अपॉन डेल टी, इसमें एंगल लगता है लिमिट एंगल QPM टेंडिंग टू 0 डिग्री, और ये साइन एंगल QPM, आगे इसकी वैल्यू रख दो, इसका मान कितना हो गया 1, इसका मान कितना हो गया ds बटे dt, और साइन 0 डिग्री और साइन 0 का मान कितना होता है 0,
और 0 गुणा हो गए कंप्लीटली 0। इसका मतलब सर नॉर्मल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो स्पर्शरेखीय वेग कितना आ गया? ds बटे dt। और अविलंबिक वेग कितना आ गया? 0। तो आप देखा, स्पर्शरेखीय वेग ही मिला ds बटे dt, अविलंबिक वेग मिला ही नहीं। कितना था वो? 0। अच्छा, स्पर्शरेखीय वेग ds बटे dt, अविलंबिक वेग 0, दोनों ही इंपोर्टेंट हैं। दोनों ही क्या हैं? ये इंपोर्टेंट हैं। अब और सुनो भाई, आप और सुनो आप थोड़ा थोड़ा। अगर मैं आपसे बोलूं भाई परिणामी वेग क्या होगा? रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो भैया दो वेलोसिटी परपेंडिकुलर लगती हैं, ये और ये, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है अंडर रूट में। तो मतलब टेंजेंशियल का स्क्वायर, स्पर्श रेखीय वेग का स्क्वायर, रेखीय वेग का स्क्वायर प्लस में अविलंबिक वेग का स्क्वायर, अविलंबिक वेग का स्क्वायर। बट स्पर्श रेखीय वेग कितना है? ds बटे dt का स्क्वायर। अविलंबिक कितना है? 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ds बटे dt। ये क्या आ गया? परिणामी वेग। लो भाई, हकीकत में जो स्पर्श रेखीय वेग है वही अपना क्या है? परिणामी वेग। तो कभी सवालों में अगर वेग बोल दे तो आप समझ जाइए ds बटे dt, परिणामी वेग बोल दे तो समझ जाइए ds बटे dt। दोनों का मतलब क्या? एक ही है। बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, आप समझें इस बात को। आगे के कंसेप्ट इन्हीं पर चलने वाले हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी ds बटे dt सेम है, नॉर्मल 0 और टेंजेंट कितनी आ गई? ds बटे dt। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके त्वरण के फॉर्मूले डायरेक्ट करेंगे, जैसे वेग के थे उसी तरीके से त्वरण के, और वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।